सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमानदा डेमोक्रेसी से और हम मसूद आलम फलाही साहब की किताब हिंदुस्तान में ज़ात पात और मुसलमान का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने मसूद आलम फलाही साहब द्वारा इस किताब को लिखे जाने के मकसद और वो क्या कंडीशन थी जिसमें उन्होंने ये किताब लिखी थी, ये सब आपके सामने प्रस्तुत किया था। एक साथी जो फलाह से अभी फारिग है, उन्होंने कहा कि जमात फलाह जमात इस्लामी का कोई मदरसा नहीं है, इस तरह की बातें ना कही जाए। तो इसके बारे में तहकीक की जाएगी मेरी की बात कितनी सच है, लेकिन अभी फिलहाल इसके लिए माजरत चाहते हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो मैंने एक गलत बात कह दी थी। दूसरी बात के अलावा कई साथियों ने इस किताब को हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध कराने की बात कही कि इसको उपलब्ध कराया जाए। तो हिंदी की किताब लेखक मसूद आलम फलाही साहब से पूछा गया था, तो उन्होंने बताया था कि दिसंबर तक आ जाएगी और इंग्लिश में अभी काम चल नहीं रहा, तो इंग्लिश में नहीं आएगी। हाँ, इंग्लिश में उनके कुछ भाग को योगेंद्र सिकंद साहब ने ट्रांसलेट किया था, वो मैं इसी वीडियो के नीचे जो जैसे जैसे पार्ट पे मैं अपनी सारांश प्रस्तुत करता रहूंगा, उसके साथ ही मैं वो डालता रहूंगा। साथ ही मसूद आलम फलाही साहब की अनुमति के साथ पिछले एडिशन के पीडीएफ भी मैं हर भाग का डालता रहूंगा। जैसे कि जिस भाग का मैं सारांश प्रस्तुत कर रहा हूं, उसी भाग का पीडीएफ जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां उसको आप क्लिक करेंगे तो मुझ तक मैसेज आ जाएगा और मैं उसको पीडीएफ को आपसे शेयर कर दूंगा जीमेल पे। हमने पहले ही बताया था कि मसूद आलम फलाही साहब की इस किताब में हम सिर्फ मुस्लिम जाति व्यवस्था पर बात करेंगे, लेकिन इसका पहला और दूसरा जो चैप्टर है वो हिंदू जाति व्यवस्था किस तरीके भारत में फली फूली और किस तरीके से उसने भारतीय समाज को जकड़ रखा था उस पे है। तो उसको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते हैं ताकि तीसरे चैप्टर को जोड़ने में आसानी हो। लेखक का पहला चैप्टर जो है, इस किताब का जो पहला चैप्टर है, मैं हिंदी में आपको बता रहा हूं, भारत पर आर्यों का आक्रमण और उसके सामाजिक प्रभाव। इसमें मसूद आलम फलाही साहब बता रहे हैं कि कैसे भारत पर आर्यों ने आक्रमण किया और इसमें रेफरेंस भी दे रहे हैं, ताराचंद का, इन सब का रेफरेंस दे रहे हैं, हिस्टोरियन का भी रेफरेंस है। तो कैसे उस पर आक्रमण किया और कैसे यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको उन पर कब्जा कर लिया और जो युद्ध हुआ उसके नतीजे में कैसे जो अनटचेबल जो है वो वजूद में आए, इस तरह की बातें ये लिख रहे हैं। तो इसको भी समझते चलें। जैसे आर्यों के आक्रमण की जो बात है वो अभी उसको प्रमाणित नहीं माना जा रहा है। अभी के जो नए अध्ययन है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये प्रमाणित नहीं है कि उन्होंने आक्रमण ही किया था। लेकिन एक जो प्रसिद्ध है ये कि ये ज्यादातर दलित साथी, दलित चिंतक भी इसको मानते कि इस तरीके से हुआ था। तो इसको आर्य भारत में आए, बाहर से आए, उन्होंने आक्रमण किया, ये सब बात कैसे वजूद में आई। तो जो भारत पे जब ब्रिटिश यहाँ पे आए, जब उन्होंने यहाँ का अध्ययन करना शुरू किया, तो उन्होंने भारतीय भाषाओं का जब अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि कुछ एक भाषा जो है ना, इंडो यूरोपीय भाषा परिवार में संस्कृत है। तो यहां से पहली बार ये समझ में आया कि दरअसल आर्य यहाँ के नहीं थे। ब्रिटिश काल में ही ये बात सामने आई कि वो अपने आप को ये बोल रहे थे कि हम यहाँ के नहीं है। तो ये मैं बताना क्या चाह रहा हूं, बताना ये चाह रहा हूं कि ये ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो भारत में अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने ये बात पहली बार सामने लाई है। जो भाषाविद थे उन्होंने भाषा के आधार पर यह तय किया कि उन्होंने इंडो यूरोपियन भाषा के आधार पर ही तय किया कि ये यहाँ के नहीं थे। अब उसके बाद इन्होंने भारत को समझने के लिए, जो अंग्रेज थे उन्होंने समझने के लिए, क्योंकि वो 1857 की क्रांति के बाद तो थोड़ा सा और विचलित हो गए, लेकिन उससे पहले भी जब वो भारत को समझना चाह रहे थे तो यहाँ का जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो कौन था, वो बेसिकली ब्राह्मण वर्ग था। तो उन्होंने उन्हीं से मदद मांगी कि हमको भारत को समझने के लिए कोई ग्रंथ दो, कोई किताब दो। और ये सिमेटिक जो अंग्रेज थे वो क्रिश्चियन थे, सिमेटिक रिलीजन को मानने वाले थे, मतलब एक खुदा को, एक किताब को मानने वाले थे। लेकिन भारत में ऐसी कोई परंपरा थी नहीं, कोई एक खुदा, कोई एक किताब,
इस तरीके की कोई परंपरा नहीं थी। और उनको कुछ ऐसा एक वर्ग चाहिए था जो भारत को बारे में समझा सके, जो इंग्लिश भी थोड़ा बहुत जानता हो, तभी तो कम्युनिकेट कर पाएगा। तो उन्होंने ब्राह्मणों से मांगा, ब्राह्मणों ने उनको मनुस्मृति दी और वेद दिए। इसके आधार पे उन्होंने भारत को समझना शुरू किया। मतलब कि जो अंग्रेजों की जो थिंकिंग है भारत को समझने की, वो भी सॉर्ट थिंकिंग है। उन्हीं के ग्रंथों को या उन्हीं के नजरिए से उन्होंने भारत को ब्राह्मणों के या सौर नजरिए से ही भारत को देखा। और वो इस नतीजे पे पहुंचे कि भारत की, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो नस्ल को अच्छे से समझ सकते थे, जातियां उनके लिए समझना मुश्किल था। तो उन्होंने आर्य नस्ल और द्रविड़ नस्ल में पहले समझना शुरू किया भारत को, और फिर वर्ण व्यवस्था के रूप में भारत को समझना शुरू किया। ऐसे ऐसे समझना भारत को आसान था। और आर्य को सुपीरियर, क्योंकि वो खुद भी मानते थे, जो स्वर्ण थे, जो ब्राह्मण थे, अपने सुपीरियर मानते थे, तो उनके लिए ये मानना भी आसान हो गया कि इस तरीके से आक्रमण करके आए होंगे। और जिस तरीके से वो खुद ब्रिटिश इस तरीके से, ये यूरोपियन इसी तरह आक्रमण करके आके कब्जा कर लिए, तो उनको भी लगा कि इसी तरीके से यहां पर भी हुआ होगा। तो ये भी एक, जो ये मैं बात बोल रहा हूं, ये भी एक नए नए अध्ययनों में ये बातें आ रही है कि इसी तरीके से उन्होंने भारत को समझा और उसके बाद से लोगों ने इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाया। अंग्रेजों ने जो ये थ्योरी दी, वो थ्योरी जो है नस्ल की श्रेष्ठता के आधार पर थी। इसमें बताया गया कि कैसे जो है आर्य नस्ल जो है वो श्रेष्ठ है, और वो इसी तरीके से अपने भी इतिहास को देखते थे कि कैसे वो उनकी जो नस्ल है वो गोरों की नस्ल बाकी नस्लों से श्रेष्ठ है। जब तक अंग्रेज यहाँ पे रहे, इस थ्योरी से कोई दिक्कत नहीं रही, और ये मान के चला गया कि आर्य श्रेष्ठ हैं, और आर्य की श्रेष्ठता के ऊपर कई संगठन बनाए गए। और हम ये जानते कि जो हिटलर था वो भी खुद को आर्य नस्ल का ही मानता था और बोलता था ये सबसे श्रेष्ठ नस्ल है। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तो भारत के मूल निवासी कौन है, ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। क्योंकि इससे बहुत कुछ तय हो जाना था कि अगर आर्य बाहर से आए हैं तो वैदिक संस्कृति हमारी मूल संस्कृति भी नहीं है, और जितना गुणगान किया जाता है इन संस्कृतियों का, वो दरअसल जो है बाहरी संस्कृति गिनी जाएंगी। तो कहाँ से हम मूल निवासी गिन रहे हैं, कहाँ से हम ये गिन रहे हैं कि कौन बाहर से आया है, ये पूरा एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। हम मुगल तक गिनेंगे कि मुगल बाहर से आए थे, या उससे पहले गिनेंगे कि फिर आर्य तक लेके जाएंगे इस बात को। अभी जो है नई जेनेटिक स्टडी भी आ गई है जो ये बताती कि भारत के मूल निवासी कौन है, और ललन टॉप ने इसको जो है अपने छोटे से वीडियो में समेटने की कोशिश किया इन अध्ययनों को, तो उसको आप देख सकते हैं। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि कैसे जो है भारत में आर्य आए, और उन्होंने किस तरीके से, जैसे भी आए हों, मतलब कि वो, मैं ये नहीं कह रहा कि आक्रमण करके आए हैं, नहीं आए, जो भी हो, वो जो डिबेट है वो अपनी जगह है। लेकिन जब यहाँ पे भारत में आर्य आ गए तो फिर इन्होंने भारतीय समाज का जो विभाजन किया, और वो विभाजन वर्ण के आधार पर था, वर्ण जो बाद में जातियों में बदल गया। तो वो जातियां कितनी मजबूत हो गई, इस चैप्टर में मसूद फलाही साहब यही बता रहे हैं कि कैसे भारत में जातियां मजबूत हुई, और जातियों को मजबूत करने का जो आधार था वो धार्मिक आधार कैसे था। क्योंकि देखिए, शोषण को जो भी आदमी शोषण करता है, मान लीजिए मैं ब्राह्मण हुआ, मैं दलितों पर शोषण कर रहा हूं, तो एक मानवता को, जो मेरे अंदर की जो मानवता है वो ये करने नहीं देगी। इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए क्या कि उसको, मेरे शोषण को भी एक नैतिक आधार मिले। तो इसका नैतिक आधार क्या था? कर्म। कि वो जो दलित है वो दरअसल पिछले कर्मों के नतीजे में वो दलित है। अगर वो अपना कर्म भोग लेगा तो अगले जन्म में हो सकता है वो ब्राह्मण पैदा हो, और जो मैं ब्राह्मण हूं वो अगर मैं शोषण कर रहा हूं तो वो दरअसल मेरे भाग्य में ऐसा लिखा ही गया कि मैं उसको दंड दे रहा हूं एक तरीके से। तो जो कर्म सिद्धांत था उसने इसको मजबूत किया, उसको नैतिक आधार दिया। तो मसूद फलाही साहब इसमें यहाँ पे और रेफरेंस के जरिए से बता रहे हैं कि कैसे जो है ब्राह्मणों ने या ब्राह्मणवादी शक्तियों ने, मनुवादी शक्तियों ने इस शोषण को भी जस्टिफाई कर दिया।
और जातियों को मजबूत कर दिया। ऐसा नहीं कि फिर जातियों इस शोषण के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं हुआ। दूसरे चैप्टर में उनके ये बताया जा रहा है कि आर्यों के विरुद्ध आंदोलन का आरंभ। तो इस आरंभ में उन्होंने बताया कि कैसे जैन धर्म और फिर बाद में बौद्ध धर्म का उदय होता है। वो उदय दरअसल एक समाज सुधार आंदोलन के रूप में उदय था। और ये जो शोषण हो रहा था जाति के आधार पे, छुआछूत हो रही थी, तो इसके खिलाफ उन्होंने महात्मा बुद्ध ने और जैन ने कोशिश की कि इसको खत्म किया जाए। लेकिन फिर बताया जा रहा है कि पुष्यमित्र शुंग के बाद कैसे जो बौद्ध धर्म था उस पर प्रहार हुआ। इस पे ये भी एक डिबेट का मुद्दा है, क्योंकि कोई भी धर्म जो है इस तरीके से खत्म नहीं होता है। ये एक अच्छा खासा ऐतिहासिक वाद विवाद है इसमें कि क्या पुष्यमित्र शुंग के आक्रमण से ही बौद्ध धर्म खत्म हो गया। ये एक विवाद का मुद्दा है। इस पे बार विवाद में नहीं जा रहे हैं, हम बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म यहाँ पे समाज सुधार आंदोलन के रूप में उभरा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन धर्मों में जो भी समानता की बात कर रहे थे, लेखक कह रहे जो भी धर्म समानता की बात कर रहे थे, वो दरअसल ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो जा रहे थे। तो उन धर्मों को कुचलना जरूरी था और धीरे धीरे उनको भी अपने अंदर समाहित कर लिया गया। उनको भी गौतम बुद्ध को भी विष्णु का अवतार बता दिया गया। इस तरीके से बताने की कोशिश है कि वो उनको संभाल लिया। तो ये इसका मूल क्रक्स था ये 2 चैप्टर का। अब तीसरे चैप्टर से हम शुरू करेंगे ये बताना कि भारत में मुसलमान कैसे आए, इस्लाम कैसे फैला और फिर यहाँ पे जाति व्यवस्था कैसे शुरू हुई, इसको बताना है अगले चैप्टर से। धन्यवाद। जय हिंद।